एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और इक्विलिब्रियम का एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के पास जा चुका है। उसमें हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन देखे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। साथ ही हमने वहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम का जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर दिया था। और मैंने वहाँ पर ये बात आपको कहा था कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिकल इक्विलिब्रियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो आज हम इस पार्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ही हेडिंग दिए हैं हम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो शुरुआत में पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन है। क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। असल में क्या हुआ कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम वाले केमिकल रिएक्शंस कौन होते हैं? जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वही इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकता है। आपको पता है क्लोज कंटेनर में अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया गया और ये पता लगाया गया कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका रेट किस बात पे डिपेंड करता है। रेट मतलब यह है कि वो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना स्पीड में जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस कितना स्पीड में आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल का बात हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो दो साइंटिस्ट काम में आया, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस टू नॉर्वेइन केमिस्ट, कहां का था? नॉर्वे का था। नॉर्वेइन केमिस्ट नाम क्या है? गोल्डबर्ग एंड वैगी, ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं। सजेस्टेड कब? 1864 अ क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, क्वांटिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म पे आपको ये बात बताया। द रिलेशन बिटवीन क्या ना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, इन दोनों के बीच उन्होंने क्वांटिटिव रिलेशन बताया मैथमेटिकली कि किस तरह से एक दूसरे से ये रिलेट करता है। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? क्या पढ़ने जा रहे हैं ये बताएं, अभी क्या पढ़ना है वो नहीं बताएं हैं। मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना जल्दी से वो कंप्लीट होगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ आएगा। इसका जो रेट है ये किस बात पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन कितना है? आप कंसंट्रेशन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन निकालने के कई टर्म्स आपने पढ़ा होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सभी चीजें पढ़ा है। लेकिन यहां पर जो कंसंट्रेशन का यूज होता है वो सिंपली मोलैरिटी होता है। क्या होता है? मोलैरिटी। एंड व्हाट इज मोलैरिटी? यू नो इट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा यूनिट क्या होगा कंसंट्रेशन के, यहां मोल्स पर लीटर होगा, वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं है? तो ये लॉ अगर आता है तो किस तरह से इसको डेफिनेशन में लिखेंगे, तो डेफिनेशन क्या कहता है इस बात पर आते हैं हम। क्या बताया क्वांटिटिव रिलेशन ये कहा, इट स्टेट्स दैट, यहां से डेफिनेशन इसका स्टार्ट हो रहा है। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशंस। फिर से कह रहे हैं, मोलार कंसंट्रेशन मतलब समझ में आ रहा है? मोलैरिटी, मोलार कंसंट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोलार कंसंट्रेशन ना। डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी करेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी वेरी कर जाता है। क्लियर है कि नहीं? टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट्स है उसका कंसंट्रेशन क्या है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम एग्जाम्पल में यहां पर आपको दें कि एक रिएक्टेंट है ए जो कि क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का। ए इज द रिएक्टेंट 1। तो हम यहां पर इस चीज को कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का यह तरीका है कि कॉन्सेंट्रेशन को आप जब भी लिखें, जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन आप लिखिएगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां हमने लिखा है कि मोलार कंसंट्रेशन ही यूज करना है। मोलार कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। और कई टाइम पे मोलार कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव मास।
तो ध्यान रखिएगा कई बुक में एक्टिव मास का वर्ड यूज हुआ है, सेम बात है, मोलर कंसंट्रेशन ही क्या है, एक्टिव मास है। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, सीधा सीधे कह सकते हैं, ऐसे भी स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है। एक्चुअली में क्या है वो मोलर कंसंट्रेशन है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से रिएक्शन लिखा हुआ रहे कि ए एंड बी कंबाइंस टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे ना, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस बोला है, क्या बोला है, प्रोडक्ट लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब यहां पर एक ए है रिएक्टेंट और दूसरा क्या है, बी है रिएक्टेंट, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस के प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए इस तरह का एक एग्जांपल दे दिया जाए आपको, ये एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल इस तरह से दे दिया जाए, मान लीजिए कि ए और बी कंबाइन कर रहा है, ए कितना मोल ना ए मोल और बी कितना मोल ना बी मोल, ये कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से तो मतलब ही नहीं है ना, इसलिए प्रोडक्ट खाली लिख दे रहे हैं। तो रेट क्या होगा ना, रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी रहता है उसको पावर में डालते हैं, ए के पावर में ए आ जाएगा, बी के पावर में बी आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब जो रिएक्शन आप लिखे हैं वो पहले क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, तब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, उस समय ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है? तो चलिए एक पर्टिकुलर हम रिएक्शन को कंसीडर करेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स भी लिखेंगे, प्रोडक्ट्स भी लिखेंगे और उसके बाद इस लॉ को अप्लाई करेंगे उसमें। ध्यान, हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पे लिखा है कंसीडर अ सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को आप कंसीडर कर लीजिए सिंपल, जैसे कि हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ए मोल्स लिए और बी को हमने बी मोल्स लिया और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बना रहा है ना, सी मोल्स बना रहा है और डी मोल्स बना रहा है। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख सकते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं कीजिएगा, जिस टेम्परेचर में ये रिएक्शन अटेन हुआ है इक्विलिब्रियम को वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान दीजिएगा पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शॉर्टकट में लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट डाला के, ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर में ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन पावर में बी। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। अब हम पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है उस पर ध्यान देंगे ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं कई जगह पर। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट कौन है, ये है, फिर इसके बारे में बात हो रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का सी है और डी का डी है। अब क्या काम है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम लिखेंगे यहां पर के सी पे पावर सी और डी पे पावर डी। अब एक बात ध्यान देना है, यहां पर जो कांस्टेंट लगाए हैं और यहां पर जो कांस्टेंट लगाए हैं दोनों को सेम लगा दिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो हम यहां लिख दे रहे हैं के एफ और यहां पे लिख दे रहे हैं के बी। व्हाट इज के एफ? रेट कांस्टेंट। इस रेट को निकालते समय जिस कांस्टेंट का यूज हुआ है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो हम यहां लिख देते हैं क्या है, के एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और के बी यहां पर क्या है, सेकंड इक्वेशन में आपका रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन।
क्लियर है कि नहीं? दिस आर द रेट कांस्टेंट्स। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, शॉर्टकट में लिख दें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम यहां पर लिख रहे हैं आर एफ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम लिख रहे हैं आर बी। कोई दिक्कत? यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिख दिया हमने। क्लियर है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखा हुआ है सर? इक्वेशन देखेंगे ना, लिखा हुआ है के एफ, ए का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी सी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर डी। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? अब आपको यहां से क्या निकालना है, ये के एफ डिवाइड कर देना है के बी से, और यहां पर C का कॉन्सेंट्रेशन के पावर में C और D के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में D है, जैसा है वैसा लिख दिया हमने। और ये जो टर्म आपको दिख रहा है A का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दीजिए इधर, क्या हो जाएगा A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर A और B का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? अब यहां पर ये क्या है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आया हुआ है, और इसी चीज का एक नया नाम हम आपको दे रहे हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इसको क्या कहते हैं? Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रहेगा। Kf क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। Kb क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बट Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखिएगा, ये C का कॉन्सेंट्रेशन है, D का कॉन्सेंट्रेशन है, A का कॉन्सेंट्रेशन है और B का कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख पाएंगे? समझ में आ गया है आपको? क्या आपको क्लियर है? ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, इसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां आप एक कांस्टेंट को निकाले हैं, ये कांस्टेंट बहुत स्पेशल है, नॉट फॉर दिस क्लास बट फॉर दी अपकमिंग क्लासेस इन क्लास 12। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। आप केमिकल काइनेटिक्स बोल के एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर दिक्कत होगा। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर का नाम है, वहां दिक्कत होगा। सॉल्यूशन एक चैप्टर का नाम है, वहां आपको दिक्कत होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और तीनों में इसका यूज है, तो ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर पढ़ रहे हैं। बोलिए पूरा बातें आपको यहां पर समझ में आ गई है? अगर आपको पूरा बातें यहां पर समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, लाइव जो है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के उसके बाद आपको इक्वेशन बना के दिखाएंगे। इक्वेशन बनाने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानकारी लेना है, जो अभी आप केसी लिख रहे थे। एक्चुअली में ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अभी हमने आपको बताया वैसे कि केसी जो लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अगर के इक्विलिब्रियम इस तरह से लिखे, के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 टाइप के होंगे। एक होता है केसी जो आपने देखा, और एक होता है केपी। क्या है? केसी कब है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे सारा इक्वेशन दिया हुआ है तो आप केसी निकालेंगे। अभी हम डिटेल में एग्जांपल देंगे, चिंता मत कीजिए। केपी क्या है ना, इन टर्म्स ऑफ, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आप कहेंगे यहां पर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखिए अभी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये केपी तभी डिफाइन होगा जब जो रिवर्सिबल रिएक्शन आप लिख रहे हैं उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक स्पीसीज गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्योंकि गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे हम भाई, गैस का क्या होगा, प्रेशर लेंगे, माने कॉन्सेंट्रेशन की जगह बस प्रेशर आ जाएगा और कुछ नहीं। नोट करके इस बात को लिखिएगा,
Kp is only defined when one of reactant or product is in gaseous state या gaseous phase। इस बात को ध्यान रखिएगा, माने रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कहीं पर भी क्या होना चाहिए, मिनिमम एक गैसियस स्पीसीज होना चाहिए, तभी Kp डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। Kc दोनों के लिए डिफाइंड हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल लिए थे हम, बोले थे ना सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे PCl5 गैस टूट रहा है किसमें, PCl3 गैस और Cl2 गैस में। क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है। इसके लिए अगर हमको Kp और Kc लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हमको Kc लिखने के लिए क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में क्या लिखना होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप थोड़ा देर पहले इक्वेशन लिखे थे कि उसमें C के पावर C इंटू D के पावर D डिवाइड बाई A के पावर A इंटू B के पावर B। तो C और D क्या था, प्रोडक्ट था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो फिलहाल इधर से इधर अगर हम लिखने जा रहे हैं, अगर हम रिएक्शन को इस तरह से देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या लिखना होगा आपको ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। आप सबसे पहले इक्वेशन को देख लीजिएगा कि बैलेंस है कि नहीं है, क्या बैलेंस है, तभी आप लिखेंगे। तो बैलेंस है इसलिए लिख रहे हैं, और डिवाइड करेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो ये हो गया Kc लिखने का तरीका। आप Kp कैसे लिखेंगे इसका, तो ध्यान दीजिएगा। Kp लिखने के लिए, जो कि आप अभी तक नहीं देखे हैं, इसलिए यहां पर फोकस कीजिए। व्हाट आई एम चेंजिंग हियर, Kp लिखते समय यहां कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्या लिखाएगा, पार्शियल प्रेशर। ना हम यहां लिखने जा रहे हैं ना पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ऐसे बॉक्स बना देंगे। कॉन्सेंट्रेशन जब लिखा जाता है ना तब स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, थोड़ा सा बता दें। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ के आए हैं तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वैसे पार्शियल प्रेशर के बारे में चैप्टर 1 में बताया गया है। मान के चलिए आपके पास एक कंटेनर है और इसमें दो टाइप के गैस है, क्लोज कंटेनर है, और आपके पास दो टाइप के गैस है, एक गैस ए है और एक गैस बी है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों गैस मिलकर के इन कंटेनर के दीवार पर प्रेशर लगाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर। यस और नो। तो हम यहां पर कह रहे हैं ये क्या करेगा, चारों तरफ इसके वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, इसे आप क्या कह रहे हैं, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दैट इज P, हम इसको बोलते रहे हैं P। ध्यान से देखिए P कैसे लिख रहे हैं, टोटल प्रेशर P, PT लिख दीजिए, लीजिए टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब अगर आपसे यहां पर कोई आकर के पूछे कि बच्चा सिर्फ A कितना प्रेशर लगा रहा है, इतना बताओ। A और B का मिक्सचर है, लेकिन यहां सिर्फ A कितना हिस्सेदारी ले रहा है इस प्रेशर में, ये बताओ। तब आपसे पूछा जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A बताइए। समझे कि नहीं समझे, प्रेशर ऑफ A नहीं, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। समझ में आ रहा है। सिर्फ A का प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पूछा जा रहा है। सिर्फ B का प्रेशर आपसे पूछा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B पूछा जा रहा है। पार्शियल प्रेशर को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह का P से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हियर आई एम यूजिंग दिस P, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का क्या तरीका है, ये भी बता दें, ध्यान से सुनिएगा कि पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे। याद रखिएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यस और नो। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सो टोटल हमने सब कुछ बता दिया आपको। यहां पर आप क्या लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर असल में, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है।
क्लियर है कि नहीं? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 यहां जो लिखे हैं इसके जगह क्या लिख सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है कि नहीं है? तो बाकी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि मान के चलिए स्लाइड में जगह है, चलिए एक काम करते हैं, स्लाइड को चेंज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स को हम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गैस था, हाँ कि ना, सारे ही गैस थे, इसलिए केपी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से एक भी होता तो केपी डिफाइंड होता, हमने ये आपको शुरुआत में ही इस बात को कह दिया पहले ही। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, वहां पे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, केपी और केसी निकालेंगे। ध्यान, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, आप एग्जाम्पल में नंबर भी दे दिया कीजिए, अच्छा रहता है। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन गैस N2 गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स हो रहा है और अमोनिया गैस बना रहा है और रिवर्सिबल है, अमोनिया NH3 गैस। पहले चेक करना क्या है आपको कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। तो आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, नाइट्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो चुका है। नाउ केसी निकाल लिया, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज NH3, पावर में क्या आ जाएगा 2, कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, अपन में क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पावर में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 3 है, तो पावर में 3 आ जाएगा। ये है केसी निकालने का तरीका। केपी कैसे निकालेंगे ना, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, है कि नहीं, और पावर में क्या हो जाएगा 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है इसका मतलब ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पावर में 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, लिख सकते हैं इस तरह से आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इक्वेशन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और लेते हैं। जैसे कि एस्टेरिफिकेशन का भी एग्जांपल दिए थे हम, जैसे एसिटिक एसिड है, मान लीजिए CH3COOH लिक्विड है, प्लस अल्कोहल लेते हैं हम लोग C2H5OH लिक्विड है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एस्टर बनता है, इसीलिए तो एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो CH3COOC2H5 और साथ में वाटर रिमूव होता है, ये भी लिक्विड है, एस्टर भी लिक्विड है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा, देखिएगा CH3COO, यहाँ C2H5 डाल दिएंगे, यहाँ OH है, H है तो H2 है, बैलेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज CH3COOH CH3COOC2H5 एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन इनटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COOH एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद C2H5OH अल्कोहल या इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है, आराम से लिख लोगे इस तरह से। अच्छा, जहां तक बात है केपी का, तो क्या केपी इससे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं निकाल पाओगे, इनमें से कोई भी स्पीसीज जो है गैस नहीं है, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, कुछ भी, सभी लिक्विड है, गैस होना चाहिए वन ऑफ देम, तो यहां पे डिफाइंड नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक बात और यहां पर हम मेंशन करते हुए जाएंगे कि यूनिट्स क्या है इसका, ठीक है, क्या ना, यूनिट्स क्या होगा, यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। बोले क्लियर है कि नहीं? इसको भी आप यहीं पे मेंशन कर लीजिए, केसी और केपी का यूनिट क्या होता है। तो अगर आप पुराना बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा केसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन क्या है अभी समझाएंगे। और अगर केपी का यूनिट आप देखने जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, क्या, प्रेशर। प्रेशर किस में नापते हैं बच्चा, एटीएम, तो एटीएम पे पावर डेल्टा एन होगा। क्लियर है कि नहीं? डेल्टा एन कुछ नहीं है कि कितने प्रोडक्ट में मोल्स है माइनस कितने रिएक्टेंट में मोल्स है। डेल्टा एन इज ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे डेल्टा एन, प्रोडक्ट के मोल्स। अगर रिएक्शन आपका ए वाला, बी वाला, सी वाला याद है आपको, तो याद रहेगा C+D मोल्स होता था किसमें, प्रोडक्ट में, और माइनस कर देना है आपको A+B को। A+B मतलब जो रिएक्टेंट के मोल्स है वो है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
ए कितना मोल था, छोटा ए मोल, बी कितना मोल था, छोटा बी मोल। तो रिएक्टेंट के मोल्स इतने थे, प्रोडक्ट के मोल इतने थे, इसको आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा और डेल्टा एन की जगह बैठाइएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको मैं और क्लियर कर दूं कि ये पुराने बुक्स में अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है कि नहीं? अभी के टाइम पे केपी और केसी दोनों को यूनिटलेस मान लिया गया है, कोई यूनिट नहीं है, ये बोल दिया गया है। इसलिए इस बात को लिख लीजिएगा कि नाउअडेज केपी एंड केसी आर considered as unitless quantity। याद रहेगा, आज के टाइम पे हम इसको यूनिटलेस मानते हैं, लेकिन ऐसा होता था। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो अब हमारा ड्यूटी है ये देखना, केपी और केसी का इक्वेशन बनाने हम सीख गए। कहां डिफाइंड होगा केपी? जहां पर वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। बाकी केसी तो हर जगह डिफाइंड होगा। अब क्या केपी और केसी के बीच में कोई रिलेशन है, इस चीज को हमारा देखने का विषय है। चलिए अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा टास्क है कि ये जो हमने केपी और केसी पढ़ा, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना। तो हेडिंग डाल दीजिएगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आज के टाइम पे जनरली नहीं पूछा जा रहा है, बट डेरिवेशन हम कर लेते हैं। होता क्या है, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डायरेक्टली लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। हम डेरिवेशन यहाँ लेकिन कराएंगे। क्या होता है ना, केपी इक्वल टू होता है केसी, केपी इक्वल टू होता है आपका केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन, आरटी टू द पावर डेल्टा एन, ये होता है। अब डेल्टा एन क्या है, डेरिवेशन करेंगे, लास्ट में हम बताएंगे ये चीज, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं जो इक्विलिब्रियम पे है। तो लेट सपोज अ जनरल इक्वेशन A combines with B and forms C and D। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? A के कितने मोल्स है, मान लेते हैं A मोल्स है, B के B मोल्स है, C के C मोल्स है, स्मॉल c, और D के D मोल्स है। और अगर KP हमको KP अगर हमको डिफाइन करना है, तो मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई गैस होना चाहिए। सबसे पहला बात, केपी इज डिफाइंड व्हेनेवर द रिएक्टेंट स्पीसीज और वन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज और वन ऑफ द प्रोडक्ट स्पीसीज इज गैस। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहां पर सब सॉलिड में दिया है, लिक्विड में दिया है और केसी निकाल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। केपी निकाल रहे हैं, पॉसिबल नहीं। केसी तो हर जगह डिफाइंड है। तो चलिए इसके लिए हम पहले केसी ही लिख लेते हैं, केसी लिख लेते हैं। केसी लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, सी है कॉन्सेंट्रेशन, सी है प्रोडक्ट में, डी है प्रोडक्ट में। कॉन्सेंट्रेशन को लिखने का तरीका ये है, मास, एक्टिव मास के हिसाब से। सी के पावर में क्या आ जाएगा, स्मॉल सी, और डी के पावर में आ जाएगा स्मॉल डी। डिवाइड करने जा रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन है, ए है एंड बी है। इसके पावर में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स, ए के पावर में ए और बी के पावर में बी। तो केसी ये है, हमको निकालना है इसके साथ रिलेशन, केसी के साथ रिलेशन निकालना है केपी का। तो केपी क्या करेंगे हम, ठीक है, केपी लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर केपी लिखने जा रहे हैं। आप क्या लिखेंगे केपी की जगह ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई गैस है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह उसका पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है। तो हम यहां लिख रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, partial pressure of D to the power D divide by partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B। ध्यान दीजिएगा, यस और नो। पार्शियल प्रेशर को इस तरह से हम लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर को इस तरह से P लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। ओके, ये हमने लिखा केपी। एक गैस का इक्वेशन आपने पढ़ा है, वी नो, साइड में लिख रहा है, वी नो क्या होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये सब आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बता दें, वैसे चैप्टर 1 में भी यूज हुआ था थोड़ा बहुत। पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो यहां पर पी क्या है, टोटल प्रेशर है। पी इज द टोटल प्रेशर है। आप चाहें तो पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। अगर एक कोई गैस है, अगर सिर्फ इस गैस के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो व्हाट इज पी, पी इज द प्रेशर ऑफ गैस ए।
V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है गैस का वॉल्यूम वही होता है, आपको पता है। N क्या है, कितने मोल्स A है, कितने मोल्स गैस है, नंबर ऑफ मोल्स है वो। R क्या है, एक इस गैस के कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू बताएंगे। T इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या आप यहां पर प्रेशर इक्वल टू लिख सकते हैं N/V/RT, यहां से लिख सकते हैं। क्या आपको यह बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं थोड़ा देर के लिए कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। सो आप कह सकते हैं इफ दिस इज प्रेशर ऑफ A एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, N/V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यहां लिख सकते हैं C इज कॉन्सेंट्रेशन, C इज कॉन्सेंट्रेशन, C इज कॉन्सेंट्रेशन किसमें ना, इन ऊपर में क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल है, और नीचे वॉल्यूम है तो मोल पर लीटर हो गया। ध्यान रखिए कॉन्सेंट्रेशन किसमें लेना है, मोल पर लीटर में लेना है। क्या आप इन सभी प्रेशर्स को उस टर्म पे लिख सकते हैं। ये थोड़ा चल कम रहा है तो हम ब्लैक का यूज कर रहे हैं आगे से, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। हम यहां लिखना चाहते हैं ना सी का प्रेशर, ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, इस फॉर्म के हिसाब से लिखिएगा। तो P इक्वल टू क्या है, सी आर टी, तो यहां लिखेंगे सी आर टी, लेकिन सी कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, सी का होगा। सर क्लियर है कि नहीं, सी लिख दिया हमने ना। अब बताइए ना पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा ना सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम यहां पे लिखने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा आपको। और क्या बच रहा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को इस केपी के इक्वेशन में बैठा देंगे। तो हम इसको इक्वेशन 1 अगर दे के रखे हैं, इसको अगर इक्वेशन 2 दे के रखे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम क्या पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 2 से यहां पर बैठाएंगे तो Kp इक्वल टू आ जाएगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह हम लिखेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी टू द पावर सी, फिर क्या है यहां पर Pd पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी टू द पावर डी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी दोनों का हम लिखेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी टू द पावर डी। यहां तक तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या करेंगे, जितने कॉन्सेंट्रेशंस है उसको अलग कर देंगे। यहां से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अलग कीजिए ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, डिवाइड में क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, और अलग से क्या बच जा रहा है, यहां से सर आरटी बच रहा है, यहां से भी आरटी बच रहा है। तो देखिए यहां पर आरटी है और यहां पर आरटी टू द पावर सी है, यहां पर आरटी टू द पावर डी है, तो हम लिख सकते हैं आरटी टू द पावर सी प्लस डी, एक ही बार में लिख दिया। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, नीचे भी आरटी है यहां भी आरटी टू द पावर ए, यहां आरटी टू द पावर डी, तो यहां लिखेंगे आरटी टू द पावर ए प्लस डी। यहां पे गलती से भाई क्या लिखा गया था, डी, यहां पर क्या गलती से लिखा गया है, बी लिखा गया, सॉरी डी लिखा गया था, बी लिखना चाहिए। ए प्लस क्या होना चाहिए, बी, कोफिशिएंट ऑफ बी इज बी, कोफिशिएंट ऑफ बी इज बी। ध्यान से क्लियर है कि नहीं यहां तक। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सो Kp इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ये क्या है, अगर आपसे हम कंबाइनली पूछे तो क्या आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा है? अरे सी का कॉन्सेंट्रेशन लिखने का यही तो तरीका था, ये तरीका से यहां लिखा हुआ, यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और इसका मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, इसके पावर में क्या है सी, इसके पावर में क्या है सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी है, ये यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी है, मतलब सेम चीज जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर क्या बैठा सकते हैं, Kp इक्वल टू के सी, यहां ये वाला टर्म हो गया। अब यहां पर दिख रहा है आपको आरटी, डिवाइड में दोनों है, तो यहां लिख सकते हैं आरटी, और आरटी के पावर में क्या चला जाएगा, देखिए ध्यान से, सी प्लस डी ऊपर में है और नीचे ए प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी।
क्लियर है कि नहीं है? तो अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा क्या ना, Kp इक्वल टू KC RT टू दी पावर डेल्टा N क्या लिख रहे थे। डेल्टा N क्या है तो देखिएगा ध्यान से, C प्लस डी माइनस A प्लस बी है। C और D क्या है, C और D है कोफिशियंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और माइनस है बीच में, और A और B क्या है, कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी डिफाइन होगा Kp जब ये गैसियस फेज में है। तो इसीलिए यहां पर हम जब डेल्टा N लिखेंगे, वेर, ध्यान दीजिएगा, वेर डेल्टा N इज, डेल्टा N का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर आप फॉर्मूला तो देख रहे हैं C प्लस डी माइनस A प्लस बी, लेकिन है क्या, तो आपको यहां लिखना चाहिए इस तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख के रखे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। बाबू अगर मान लो C और D में से सिर्फ D गैस है तो सिर्फ D के बारे में बात करेंगे हम, C के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट दिखना है यहां पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, क्योंकि बच्चा Kp किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ गैस के लिए। तो अगर इसमें कोई लिक्विड है या सॉलिड है तो उनके मोल्स को आप यहां पर और यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ गैस के टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ऑब्वियसली, उसके लिए अलग सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम Kp तभी निकाल रहे हैं और यहां पे डेल्टा N का यूज हम तभी कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गैस को हम कंसीडर कर रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इस बात को बार बार हमने फोर्स देकर के कहा। तो क्या आपको यह बात डेल्टा N क्या है समझ में आ गया? इसी बात को हम प्रूफ कर रहे थे, तो आप शायद समझ में आ गया होगा इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ ऑलरेडी हमने यहां पर आपको करके दे दिया। तो ये था Kp और Kc के बीच का रिलेशन, डायरेक्टली आप याद कर सकते थे, बाकी हम आपको यहां पर प्रूफ करके बता दिए हैं। यहां पर Kp इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा N जो है प्रूफ हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम Kp और Kc के बीच रिलेशन सीख चुके हैं, उसमें डेल्टा N एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे बहुत कुछ आप सीखने को पाएंगे। यहां पर एक टेबल हमने बनाया है जिसमें वैल्यू ऑफ डेल्टा N लिया, रिलेशन बिटवीन Kp Kc लिया है, यूनिट ऑफ Kp और यूनिट ऑफ Kc लिया है। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे कि यहां पर एक रिएक्शन हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, H2 प्लस H2 गैस, ऑब्वियसली H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। आपसे पूछ रहा है डेल्टा N का वैल्यू बताइए, क्या कीजिएगा? तो आपको गैस ढूंढना है बस, तो सब गैस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 2 दिख रहा है, 2HI है ना, तो 2 दिख रहा है, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो 1I2 गैस है और 1H2O गैस है। कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिए, 1 + 1 दैट इज 2, तो कितना आ गया, 0। समझ में आ रहा है? तो पर्टिकुलर इस टाइप का रिएक्शन जिसमें डेल्टा N का वैल्यू क्या होता है, 0, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ डेल्टा N अगर 0 है तो Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो आपने ये बात पढ़ा क्या ना सर, Kp इक्वल टू होता है Kc RT टू दी पावर डेल्टा N, ये आपने रिलेशन अभी पढ़ा। तो जरा डेल्टा N की जगह 0 बैठा दीजिए, अगर एनीथिंग टू दी पावर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब Kp और Kc इक्वल हो जाएगा। यहां पर हम कहना चाह रहे हैं जब भी डेल्टा N का वैल्यू 0 हो, Kp और Kc दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। यूनिट ऑफ Kp उस समय क्या होगा, यूनिट ऑफ Kp क्या होगा, Kp का यूनिट क्या होगा जब RT ही गायब हो चुका है, RT 1 बन चुका है, मतलब इस सिचुएशन में कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, Kc का भी कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। अभी और क्लियर होगा, देखिए। अब एक काम करते हैं कि डेल्टा N का वैल्यू 0 से ज्यादा ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव ले लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए तो बेटर समझ में आएगा। ज्यादा कब आएगा, जब प्रोडक्ट में
मोल्स ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा एन का वैल्यू 0 से ज्यादा ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, याद आ रहा होगा। हम वही सब एग्जांपल्स का यूज करेंगे जो आपको शुरुआत में ही बता दिया गया फर्स्ट वीडियो में। थर्मल डिकम्पोजिशन इसका कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यहां पे डेल्टा एन का वैल्यू निकालिएगा। डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस एक है और PCl3 भी एक है, तो 1 + 1 दैट इज 2 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, PCl5 एक ही है तो 2 - 1 दैट इज 1। समझ में आ रहा, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या आ गया, यहां पर 1 आ चुका है, मतलब 0 से ज्यादा है, डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है मतलब। यहां पर Kp और Kc के बीच क्या रिलेशन होगा, तो Kp इक्वल टू क्या होना चाहिए जरा बताइएगा। Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां Kc RT⁻ डेल्टा एन, डेल्टा एन की जगह क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, मतलब RT का टर्म आएगा, RT का टर्म आएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि Kp ज्यादा होगा कि Kc ज्यादा होगा, ये बता दो जरा भाई साहब। अगर ये है, अच्छा ये कौन है, तो इसको भी बात करेंगे हम थोड़ा देर में, आर के बारे में, टी के बारे में, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। मतलब कुछ है, समथिंग है, टू द पावर 1 है, उसके साथ केसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाके केपी आएगा, मतलब केपी इज मोर देन केसी। हम ये समझाना चाह रहे हैं, केपी इज मोर देन केसी होता है। कब होता है, जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 से ज्यादा दैट इज पॉजिटिव होता है। अब इस सिचुएशन में यूनिट का अगर हम बात करें तो क्या होगा यूनिट, जरा सोच के देखिए, किसका, ना केपी का। केपी का यूनिट क्या होगा, केपी का यूनिट क्या होगा, याद रखिएगा इस सिचुएशन में ATM टू दी पावर 1, क्योंकि केपी है ना, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, तो इस तरह का बॉक्स बना दिया तो आप मत सोचिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन बना रहा, ऑब्वियसली नहीं, समझे कि नहीं। ATM, और ATM पे पावर 1 यहां पर इसलिए लिख दिए थे क्योंकि डेल्टा एन का वैल्यू 1 था। अब हर जगह डेल्टा एन का वैल्यू 1 ही रहेगा, जरूरी नहीं ना, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, तो जो भी होगा पावर में वो डाल दीजिएगा, ATM टू दी पावर डेल्टा एन होगा। अच्छा, केसी का क्या होगा, केसी का क्या होता है सर, कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर होगा, और मोल पर लीटर होगा, पावर में क्या डाल देना है आपको, डेल्टा एन। हमको नहीं पता ना कितना वैल्यू होगा डेल्टा एन का, इस एग्जांपल में 1 है तो डेल्टा एन आप डाल सकते हैं। आगे और बढ़ सकते हैं हम लोग कि अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 से कम है, जैसे कि N2 + 3H2, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, N2 + 3H2 गिव्स क्या हो जाएगा, NH3, अमोनिया। कितना NH3 हो जाएगा आपका, 2 NH3। ऑल आर गैसेस, क्लियरिफाई कर दे रहे हैं, यहां पर हम क्लियरिफाई कर दे रहे हैं, ऑल आर गैसेस, चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो गैस, गैसियस फेज में सब रिएक्शन कर रहे हैं। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा यहां पर, डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा यहां पर सर, 2 - 3 + 1 दैट इज 4, क्या आ रहा, -2, नेगेटिव में आ रहा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर नेगेटिव में वैल्यू है, तो इस सिचुएशन में बताइए जरा, केपी ज्यादा होगा कि केसी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर RT टू द पावर जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर नीचे ले जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो केसी इक्वल टू केपी इंटू RT टू द पावर n हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर जान रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि केपी जो है वो कम हो जाएगा केसी से, क्योंकि अब जो है क्या होगा, केसी इक्वल टू केपी R2 टू द पावर डेल्टा एन हो जाएगा, क्योंकि पावर में क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है डेल्टा एन। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये बात समझ में आ गया। यूनिट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर केपी है तो प्रेशर है, ATM लिखिएगा, पावर में डेल्टा एन लिख दीजिएगा, फिलहाल यहां पर -2 है तो -2 रहता है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म होगा तो मोल पर लीटर होगा और पावर में डेल्टा एन होगा। माने किस सिचुएशन में कोई यूनिट नहीं डालेंगे आप, जब केपी और केसी बराबर हो रहा है। बाकी हम थोड़ा देर पहले आपको ये बात बता चुके थे क्या, कि आज के टाइम पे कोई यूनिट केपी और केसी का नहीं लिया जाता है, बाकी आपको जनरलाइज्ड कंडीशन आपको बता दिया गया। क्या आपको समझ में आ गया है ये बात, केपी और केसी कब बराबर होगा, जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन द प्रोडक्ट इक्वल होगा नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ द रिएक्टेंट, तब जाकर के केपी और केसी बराबर होगा, अदरवाइज एक दूसरे से कम बेसी होता है। ऑलवेज कुछ नहीं हो सकता है कि केपी हमेशा ज्यादा होता है केसी से, ऐसा नहीं। इस रिलेशन को देख के ऐसा लगता होगा कि केपी इक्वल टू केसी
Kc इंटू समथिंग, तो Kp हमेशा ज्यादा होगा। नहीं, देखिए ना, Kp हमेशा ज्यादा नहीं, यहां पर Kp कम हो चुका है Kc से। वो डिपेंड करता है डेल्टा एन के ऊपर। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। हमने अभी बताया कि आप जो ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यहां पर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय इसका यूज करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं ना, Kp इक्वल टू Kc आर टी टू द पावर डेल्टा एन। क्या हम यहां पर एक्स्ट्रा बात बताने जा रहे हैं, हैशटैग करके नोट कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? Kp क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर था, ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था। आर क्या है, आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है। ये क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप क्या लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री चूंकि यूज कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम लोग 0.0821 का इस्तेमाल करते हैं, और यूनिट याद रखिएगा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, ध्यान रहेगा। लीटर एटीएम जो है ऊपर में लिखा हुआ है, डिवाइड में मोल और केल्विन लिखा हुआ है, ध्यान रहेगा। केमिस्ट्री में इसी का हम यूज करते हैं। बाकी अगर आप याद किए होंगे तो 8.314 भी होता है, लेकिन वो होता है जूल पर मोल पर केल्विन होता है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप यहां पर नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, पहले से ही क्लियर कर देते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, यहां जो ये टेम्परेचर आपको दिख रहा है, इस टेम्परेचर को आपको हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करना है। यहां जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही होगा। क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? टेम्परेचर इन केल्विन लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन हमेशा, अगर सेंटीग्रेड में दिया है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन में। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम केल्विन वाला टर्म बैठा रहे हैं, केल्विन कट जाएगा इसके साथ। क्लियर है कि नहीं? बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि आर का वैल्यू हमें लेना है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। क्लियर है कि नहीं? टेम्परेचर केल्विन में लेना है। आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या लिख रहे हैं देखिएगा नोट में। एज ए जनरल रूल, इस चीज को एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। क्या कह रहा है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, अगर कोई प्योर सॉलिड है उसमें कुछ मिक्स नहीं है, एंड प्योर लिक्विड आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन राइटिंग एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जब हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशंस को कंसीडर नहीं करते हैं। मन में सवाल ऐसा आएगा कि सर ऐसा क्यों? तो अभी थोड़ा देर में इसको हम समझा देंगे कि ऐसा क्यों नहीं लेते हैं हम। लेकिन इस बात को अभी ध्यान से लेकर के ही आगे बढ़ेंगे आप, कि इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हम जब भी लिख रहे होते हैं उस सिचुएशन में प्योर सॉलिड अगर कहीं दिख रहा है, प्योर लिक्विड अगर कहीं दिख रहा है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? क्यों नहीं लिखेंगे आगे समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक नया रिलेशन हम देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। सर पहले बार सुन रहे Kx, यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और कुछ नहीं। Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो Kx क्या है? मोल फ्रैक्शन के टर्म पे। तो Kx क्या है हम बता रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। चूंकि ये वीडियो जो है आपका वन शॉट गन शॉट ये सब कुछ नहीं है, तो इसको भी हम समझा सकते हैं। लेकिन शुरू में ही बता दिए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है Kp, एक होता है Kc। तो वो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन दे तो क्या होगा? तो रिलेशन क्या होता है डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा ना। Kp इक्वल टू होता है Kx टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन होता है। अगर किसी को डेरिवेशन नहीं देखना है तो अब वो आगे बढ़ सकता है, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसका। तो एक जनरल इक्वेशन हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही वाला इक्वेशन कि A मोल्स हैं और B मोल्स है, कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं C मोल्स और D मोल्स बना रहे हैं। क्लियर है? अब अगर हम Kc लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं आप Kx लिख के दिखाइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं करना है, जहां कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, जहां पार्शियल प्रेशर लिख रहे थे, यहां पर क्या लिखना होगा? मोल फ्रैक्शन लिखना होगा।
सो इट इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर क्या हो जाएगा, सी। मोल फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर बी। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको समझना है मोल फ्रैक्शन क्या है तो थोड़ा सा मैं आता हूं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। मान के चलिए एक कंपोनेंट है H2O जिसमें आपने घोला हुआ है NaCl। कोई दिक्कत है? मान लेते हैं ये A है आपका, ये B है। कोई दिक्कत है? ये सॉल्यूशन तैयार आपने किया। आप चाहे तो यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A? A मतलब H2O बोल चुके हैं। क्या होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, माने टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। क्लियर है कि नहीं? ये बात आप जो है चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। कोफिशिएंट को पावर में हमने डाल दिया। नाउ वी विल ट्राई टू राइट Kp ऑल्सो। व्हाट इज Kp? Kp तो आसान है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल, प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। क्लियर है? ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा। तो हम आपको बता देते हैं, पहले भी बताए हैं, वी नो यहीं से लिखते हैं। चलिए आपका डेरिवेशन का हिस्सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां लिखते हैं वी नो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है ना मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? सो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर आप लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी चाहिए। सबको लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, पी है। वी डोंट नो दैट बट इट विल बी सेड टू योर क्वेश्चन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेट सपोज पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर। और अब इन सभी को आप इस इक्वेशन में बैठा दीजिए तो आ जाएगा काम। देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर सी। अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की जगह ना मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर डी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर ए इंटू में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर, यहां पर छोटा ए होगा, स्मॉल ए होगा, और यहां पर स्मॉल बी होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब जैसे किए थे अभी थोड़ा देर पहले, केसी को अलग कर दिए थे, इसमें आप अलग कर दीजिए मोल फ्रैक्शन के टर्म्स को ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर बी। इसको अलग कर दिया हमने। बचा क्या ना सर, बचा यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो प्रेशर सी प्लस डी कर दिए। यहाँ पर प्रेशर टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? नाउ यू कैन सी क्लियरली कि क्या हो चुका है, Kp इक्वल टू ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ये किसके बराबर है, Kx के बराबर है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 माने हैं तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। आप इस तरह से लिखें, इस बॉक्स में लिखें, जरूरी नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, जरूरी नहीं है इस तरह से आप लिखें। आप लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट इज द स्पेशल इंडिकेशन फॉर द कंसेंट्रेशन। तो आप इस तरह से इसको बॉक्स को चेंज कर लीजिए आप चाहें तो। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ रहा है? उस तरह से लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप अगर लिख चुके हैं तो काटने का जरूरत कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा टर्म है वो क्या है, के एक्स है। तो केपी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, के एक्स, और यहाँ पे प्रेशर और प्रेशर है तो प्रेशर टू द पावर क्या आ जाएगा, सी प्लस डी ऊपर है और नीचे में ए प्लस बी है तो माइनस ए प्लस बी हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है? इस चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं दैट इज के पी इक्वल टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन इज नथिंग बट द सम ऑफ, या फिर हाँ, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, प्लस नहीं माइनस है, माइनस माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही तो है, यहां पर लिख सकते हैं वेर डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या है ना, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। क्लियर है कि नहीं? ये बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि गैसियस मोल ही लिखना पड़ेगा, यहां पे जो भी मोल है सबको लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले जब आप केपी लिख रहे हैं तो याद कीजिएगा केपी इक्वल टू केसी टू दी पावर कुछ भी कर रहे थे तो उस समय हम क्या बोल रहे थे कि गैसियस मोल को ही लिखें। क्लियर है कि नहीं है? तो आप यहां पर डेल्टा एन की जगह पे ये कुछ भी यूज कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? डेरिवेशन, यही डेरिवेशन था, केपी इक्वल टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन। अब आपका ये बात प्रूफ हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते थे, हमने इसका प्रूफ कराया है अभी। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ गया है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये फॉर्मूला तो आप बार बार रट्टा मार लीजिए भाई ना, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे जाकर के। बोलिए क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इस बात पर केसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, केपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, के एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी हम देख चुके हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए ए जो है कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी वापस कन्वर्ट हो रहा है ए में। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था t इक्वल टू 0 पर, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी था, लेट सपोज x था। क्लियर है कि नहीं? इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था, ऑब्वियसली स्टार्ट जब नहीं हुआ था। जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचा उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर x कॉन्सेंट्रेशन था तो हो सकता है x में से कुछ कॉन्सेंट्रेशन घटा होगा, तो हो सकता है y घटा होगा, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन घटा होगा तो ये उतना बना होगा। मतलब अब इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, इस बात पर केसी डिपेंड करता है। बिकॉज ध्यान रखिएगा कि केसी लिखिए, केपी लिखिए, कुछ भी लिखिए, क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो आप लिख रहे हैं, एंड दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन कब का लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं बी और ए का, वो कब का है, इक्विलिब्रियम के टाइम का। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बात करें। बहुत जगह आप देखिएगा यहाँ पर स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, EQUILLIBRIUM लिखे हैं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, डबल एल की जगह एल भी कई जगह लिखा हुआ रहता है, तो क्लियर रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। इक्विलिब्रियम को EQUILIBRIUM भी लिखते हैं, तो हमने कई जगह डबल एल लिख दिया, कई जगह एल लिख दिया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शॉर्टकट में इक्विलिब्रियम ऐसे लिख रहे हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डिफाइनाइट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो डिफाइंड है, फिक्स्ड है, लेकिन ध्यान रखिएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये है।
इसका मतलब ये निकल रहा है कि सर जो टेम्परेचर पर आप कोई इक्वेशन को लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे हैं, अगर उस टेम्परेचर को बदल दें तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा? ऑब्वियसली बदल जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगे ना वो बदल जाएंगे। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन जो पहले थे हो सकते हैं अब वो ना रहे, प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशंस थे अब वो ना रहे। टेम्परेचर बदलने से कॉन्सेंट्रेशंस बिगड़ जाते हैं। तो यहां पर यही बात कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डिफाइनाइट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट अगर चेंज करेंगे, लिख रहा है हाउएवर इट वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्लियर है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है कि घटता है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है, एंडोथर्मिक के लिए अलग होता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट बात पर आते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मान लीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, लेट सपोज ए गिव्स बी एंड बी कम्स बैक टू ए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर the forward reaction is inverse of the equilibrium constant for the backward reaction। अगर equilibrium constant forward reaction के लिए, चलो लिखो ना, equilibrium constant for forward reaction क्या हो जाएगा बोलो जरा? concentration of product by concentration of reactant, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? अब अगर तुम किधर से देख रहे हो, रिवर्स देख रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो प्रोडक्ट अब कौन सा है अब तुम्हारे लिए? अगर पीछे से देख रहे हो तो बी से ए देख रहे हो, फॉरवर्ड देखने का मतलब ए से बी देख रहे हो, तो बी बाई ए कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो, तो मतलब तुम रिएक्टेंट बी को कंसीडर कर रहे हो, प्रोडक्ट ए को कंसीडर कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट अब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों देखो एक दूसरे का रिवर्स है ना, तो आप यहां पर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉरवर्ड में जो होगा बैकवर्ड में उसका इनवर्स कर दीजिएगा। अगर बैकवर्ड दिया है तो फॉरवर्ड का आराम से निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड का दिया है तो बैकवर्ड का आराम से निकाल सकते हैं, इनवर्स कर देना है। आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है यहां पर ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई कैटलिस्ट का काम क्या है? क्या अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं हम अलग से, तो क्या ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन किया हुआ है उसको चेंज कर देगा? नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट। बट फिर क्या होगा? तो अगर आप कैटलिस्ट डाले हैं तो इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है? द ओनली इफेक्ट इज दैट द इक्विलिब्रियम इज अटेंड क्विकली। जो इक्विलिब्रियम पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लग रहा था, अब हो सकता है वो 5 मिनट में पहुंच जाए। मतलब क्या हो जाता है? रैपिडली इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाता है रिएक्शन, जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेंड कर पाता है कैटलिस्ट डाल देने से। कैटलिस्ट का सिर्फ इतना ही इफेक्ट है। क्लियर है? लिख रहा है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा था उसका रेट भी बढ़ा देगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जो रिएक्शन हो रहा था रेट को बढ़ा देगा, तो जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है ना, तो दोनों ही एक सिचुएशन में बढ़ जाएगा, तो जल्दी टाइम जो है कम से कम लगेगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट के वजह से इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन इतना छोटा सा बात है, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। हमारे पास सवाल भी है, हमको दिख रहा है, प्रीवियस ईयर के सवाल है, जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे लिखा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उनमें से एक कैटलिस्ट था, बहुत सारे थे, उनमें से एक टेम्परेचर भी था। तो किसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है? क्या कैटलिस्ट की वजह से? नो। टेम्परेचर की वजह से? यस। अभी तो बोला कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर चेंज कीजिएगा वो बदल जाएगा। तो टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम स्टेट बदलता है, बट कैटलिस्ट के डालने से या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ, केमिकल इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। कैसे? अगर ये आपका एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2SO3 गैस
गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। तो इसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, निकाल के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इक्वल टू निकालिएगा, क्या ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 पावर में 2 चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर में कुछ नहीं आएगा, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 पावर में आपका 2 चला जाएगा। आपने ये लिखा, क्लियर है कि नहीं? अगर इसी रिएक्शन को अलग तरह से बैलेंस करते आप, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आप अगर चेंजेस ले आते तो क्या होता, दो ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस O2 गैस। अब इसको बैलेंस करने का तरीका हमारा कुछ अलग कर दीजिए। बस क्या करिए, यहां पर 2 था, दिख रहा, यहां पर 2 था, दोनों में 2 मत लिखिए, यहां कुछ नहीं था, वहां 1/2 कर दीजिए। क्या आप इसे कर सकते हैं? अभी भी तो बैलेंस है, चेक कर लीजिए ना। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहां पर कितना है 2, और यहां पर 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया, बैलेंस है। ऐसे करके बैलेंस कर लिए। अब आप फिर से केसी निकालिए, एक काम कीजिए, केसी डैश नाम दीजिए, अब इसका दूसरा केसी आएगा, तो चेक कीजिएगा क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, इसका कोफिशिएंट 1 है, छोड़ दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1/2। अच्छा, SO3 का कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1 ही होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चेंज हो गया ना, बस चेंज हो गया ना। यहां पे 2 था पावर में, यहां पे नहीं है, यहां पे कुछ नहीं था, पावर में हाफ हो गया, यहां पे 2 था, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब आप ये देख पा रहे हैं, जो भी जहां जो भी था उसका आधा हो चुका है, यस और नो, 1/2 हो चुका है। 2 था, 1 हो चुका है, मतलब हाफ हो चुका है। यहां पे कुछ नहीं था तो 1/2 हो चुका है, यहां पर 2 था तो 1 हो चुका है, कोफिशिएंट दिख रहा है, मतलब पावर में क्या आ चुका है, 1/2 आ चुका है। तो आप कह सकते हैं KC डैश इज इक्वल टू रूट अंडर KC। ये जो KC है इसका रूट अंडर है। अरे पावर में 1/2 का मतलब तो यही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो असल में यहां यह समझाना था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन का, केमिकल इक्वेशन का, ये इंपॉर्टेंट है KC लिखते समय, उसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसी का एक एग्जांपल यहां पर लिया है, लिखिएगा क्या लिख रहा, इफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय n, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट सपोज n है, मान लीजिए आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A गिव्स B। क्लियर है ना? इसके लिए आप KC निकालेंगे तो क्या होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो हाँ कि ना। ये आपने KC निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाला। अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे होगा तो KC होगा, और नहीं तो पार्शियल प्रेशर के टर्म पे होगा तो KP होगा। अब आप इसी रिएक्शन में क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए 2A गिव्स 2B। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करोगे ना, एक तरफ नहीं ना कर दोगे यार, करोगे तो सब में करोगे। क्लियर है कि नहीं? अब तुम इसका K निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, K डैश मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, तो ये क्या निकल के आ रहा है, B/A, और दोनों में क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, K स्क्वायर के बराबर हो रहा है। हारा K क्या है, B/A, और B/A का स्क्वायर हो गया है, तो क्या आ जा रहा है, K डैश इक्वल टू B का स्क्वायर। अगर मतलब है कि अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहले होगा उसका पावर में n चला जाएगा। क्लियर है कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहे हैं कि न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर क्या हो जाएगा, n। बोलिए क्लियर है कि नहीं? जो भी से मल्टीप्लाई करोगे आप वो ऊपर में डाल देना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? चलिए, इससे सवाल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, आपको कराएंगे हम थोड़ा देर में, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लिख रहा, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन मोर देन वन स्टेप, एक केमिकल रिएक्शन है और उसको एक से ज्यादा स्टेप में लिखा गया है। आपका बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में कि 2 स्टेप में लिखा जाता तो क्या होता, जरूर नहीं 2 से ज्यादा स्टेप में भी लिखा जाता तो क्या होता। मान लीजिए, देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन है, A से B बन रहा है, ठीक है, फिर एक रिएक्शन है B से C बन रहा है, फिर एक रिएक्शन है मान लीजिए C से D बन रहा है, और रिजल्टेंट जो रिएक्शन है वो क्या है जानते हैं, एक्चुअली में A से D बन रहा है। क्या बन रहा है, A से D बन रहा है। असल में शुरुआत में क्या था और एंड में क्या था, इस पर ध्यान दीजिए।
पहले ए से बी में बनाए, बी बनाए, बी से फिर सी बनाए, फिर सी से डी बनाए। असल में हमको क्या बनाना था, ए से डी बनाना था, ए से डी बनाना था। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिएगा, K1 मान लेते हैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ना सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिएगा, K2 लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बोलिए क्लियर है कि नहीं। फिर K3 निकाल लीजिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब सवाल है कि इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालो। तो इसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन को K कह दे रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन को K कह दे रहे, क्योंकि रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट है। अरे B और B कैंसिल हो गया, C और C कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, A और D बच रहा है। तो आप इसके लिए K क्या लिखोगे, K लिखोगे B और A को देख करके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय क्या आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी B नहीं, क्या है यहाँ गलती से B लिखा गया बच्चा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर D है। A से आप क्या बना रहे हो, D बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा गलती से लिखा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये कैसे आया होगा जरा सोच के देखिए। बोले सर अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो आप अगर देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि B जो है इस B के साथ कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या ना, B बाई ए, B बाई ए, फिर यहाँ पर है आपका C बाई B, फिर है यहाँ पर आपका D बाई C। आप चेक कर लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले हमने क्या लिखा, B बाई ए इंटू C बाई B, C बाई B इंटू D बाई C हमने लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर C और C कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ B और B कैंसिल हो जा रहा है, क्या निकल के आ रहा है, D बाई A ही तो निकल के आ रहा है जो कि लिखा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो K है जो कि D बाई A है वो किसके बराबर है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब K1 इंटू K2 इंटू K3। मतलब अगर किसी एक केमिकल रिएक्शन को आप वेरियस स्टेप्स पे लिखते हैं तो उसका जो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देने से रिजल्टेंट जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। आप अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको वैल्यू दिया रहेगा, आपको बोलेगा जो रिजल्टेंट है उसका निकालिए, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने जा रहे हैं। क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है, लेकिन हम अलग से पढ़ रहे हैं बिकॉज अलग से इसका सवाल अच्छा खासा बन सकता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से, ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद द टेम्परेचर। लेकिन एक इक्वेशन के थ्रू आप थर्मोडायनेमिकली इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इस चीज को याद रखिए। क्लियर है कि नहीं। क्या कहता है ये न, लॉग K2 माइनस लॉग K1 क्या है, कौन समझना जरूरी है, लॉग का फंक्शन है, इक्वल टू क्या हो जाता है ना, डेल्टा H बाय 2.303। ये आने के पीछे एक कारण है कि लॉग है, बुक में आप देखेंगे नहीं यहाँ पे लॉन लिखा हुआ, लॉन मतलब होता है लॉग में बेस ई, क्लियर है ना, और यहाँ लॉग लिखा हुआ मतलब क्या है, लॉग में बेस 10 है। तो जब लॉग में बेस ई से हम लॉग में बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक टर्म आता है 2.303। डेरिवेशन नहीं करा रहे, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये डेरिवेशन आपको क्लास 12 में करना है, नेंसर्ट्स इक्वेशन नाम है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स या नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है क्लास 12 में, वहां पर आप इसको डेरिवेशन में देखेंगे। अभी डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, 1/T1 माइनस 1/T2, याद रहेगा ये चीज, लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू डेल्टा H, और साथ में यहां पर एक माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लिख सकते, माइनस डेल्टा 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T1, आगे पीछे कर लीजिएगा गलती से, 1/T2 माइनस 1/T1। कौन क्या है समझना पड़ेगा बच्चा, ध्यान दो। पहले क्या लिखा हुआ K2, तो पहले लिखा रहेगा T2, बाद में लिखा हुआ K1 तो बाद में लिखा रहेगा T1, ऐसे याद रखना है। अगर इसको तुम आगे कर दोगे, इसको पीछे कर दोगे, तो इसको भी आगे पीछे कर देना तुम। क्लियर है कि नहीं। देखिए हमने यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2 लिखा था ना, एक्चुअली हमको वो याद था, यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखा करते थे, इसीलिए अगर आप यहाँ पर माइनस
नहीं लिखा करेंगे तो 1/T1 माइनस 1/T2 ही करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपको पसंद हो वो कीजिए। आगे बात हम कर दिए, सारा बात बता दिए। सर व्हाट इज K2, व्हाट इज K1, व्हाट इज T2, व्हाट इज T1, व्हाट इज डेल्टा H, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो K2 क्या है जानते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किस टेम्परेचर पे है? तो T2 टेम्परेचर पे। अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि एक टेम्परेचर है T1, जिस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? व्हाट इज K1? K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, ध्यान रखिएगा। और K2 क्या है? K2 क्या है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। ऑब्वियसली चेंज हो गया होगा, समझ में आ रहा? और हम मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ा है। चलिए हम मान लेते हैं T2 इज मोर देन T1, मतलब क्या हुआ होगा? टेम्परेचर बढ़ा है। अरे जब टेम्परेचर T1 था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 है। हम मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब T2 इज मोर देन T1। हम मान के चल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाए हैं। उसके हिसाब से सारा चीज हम आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर है? R क्या है पता है? गैस कांस्टेंट कौन सा यूज करोगे? 0.0821, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर तो बता चुके। अच्छा ये क्या है? डेल्टा H क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या है डेल्टा H? हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देना पड़ रहा है, कि रिएक्शन हो रहा है तो अपने आप हीट इससे निकल रहा है, कि ना देना पड़ रहा है ना रिलीज हो रहा है, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सम रिएक्शंस अकर्स इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियस जो होता है वो अपने आप होते हैं, आपको ना हीट देना पड़ता है ना हीट उससे निकलता है। क्लियर है कि नहीं है? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आपको हीट दे करके रिएक्शन कराना पड़ता है। तो जब आपको हीट दे करके रिएक्शन कराना पड़ता है, तब उस समय जब आप कोई सिस्टम पर हीट देते हैं, मान लीजिए सिस्टम है, रिएक्शन है यहां पर, और आप क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, मतलब ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? H का वैल्यू, डेल्टा H का वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। लेकिन यही चीज अगर ये रिलीज करे, एनर्जी को रिलीज करे, हीट को रिलीज करे, तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। उस समय हम डेल्टा H को नेगेटिव में लेते हैं। ये सब बातें आप जानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को और एक तरीके से आप लिख सकते हैं, कई बुक है अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो लॉग को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ और कुछ नहीं, जैसे लिखा हुआ रहता है log K2 बाई K1, आपको पता है ये चीज। log A माइनस log B क्या होता है? log A बाई B होता है, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H 2.303 R, और यहां पर ध्यान रखिएगा 1/T2 माइनस 1/T1 लिखा हुआ है। जब एक माइनस बाहर में है तब, कई किताबों में डेल्टा H के साथ माइनस नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर क्या कर दिया? 1/T1 माइनस 1/T2 कर दिया गया। तो इस बात को, इस बारीकी को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ा है, आप बोल रहे हैं। पहले टेम्परेचर कितना था? T1 था, उस समय क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। अब टेम्परेचर बढ़ गया है, T2 हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो चुका है। तो हमको ये जानना है, अब टेम्परेचर बढ़ गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है कि घटा है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए हमने 3 अलग केस लिया है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा 3 केस है? कि मान लेते हैं ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें कोई हीट में चेंज हुआ ही नहीं, मतलब ना तो इस रिएक्शन को कराने में आपको हीट देना पड़ा है ना हीट इवॉल्व हुआ है। लिख रहा है यहां पर नाइदर हीट इज एवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड, ना तो हीट इसमें एब्जॉर्ब हुआ है रिएक्शन में, ना एवॉल्व हुआ है। तो हीट अगर चेंज ना हो, जीरो हो जाए, अगर हीट चेंज ना हो जाए, ना हो, यहां जीरो हो जाएगा, बताओ जरा क्या हो जाएगा यहां पर? भाई साहब यहां पर हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू सीधा सीधी 0। इसका मतलब यहां निकल रहा है कि log K2 बराबर log K1, सीधा सीधी दोनों तरफ log है, छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? K2 बराबर K1। मतलब पहले जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था अब भी उतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर तो चेंज किया ही नहीं। भाई साहब टेम्परेचर चेंज अगर होता ना, अगर टेम्परेचर चेंज होता ना, तो या तो हीट एब्जॉर्ब होता या तो हीट रिलीज होता। पहले जो रिएक्शन का टेम्परेचर है उससे या तो बढ़ जाता या तो उससे घट जाता, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। इट मींस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेंटेन्ड है, अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव मतलब हीट इज एब्जॉर्ब। ये रिएक्शन क्या किया है? हीट को एब्जॉर्ब किया है।
अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, पहले ही क्लियर कर दें, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके बारे में बात हो रहा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर लॉग K2 माइनस लॉग K1, जो कि क्या होने वाला है? चेंज क्या है? चेंज इन हीट जो है पॉजिटिव है। तो ये अगर पॉजिटिव होता है तो सीधा सीधी यहां पर आप क्या कह सकते हैं, ये भी रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सवाल है ऐसा क्यों? आप बोल रहे सर यहां माइनस लिखे हैं, हाँ कि ना? फिर यहां डेल्टा एच को किस में ले रहे हैं? पॉजिटिव में ले रहे हैं। तो सर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए, आप पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, T1 कम है T2 से। टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ये हीट को एब्जॉर्ब किया है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है। यहां पर टेम्परेचर बढ़ा, T2 इज मोर देन T1 है। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या होगा जानते हो? नीचे में बेस में T1 इंटू T2 आएगा, एलसीएम लोगे, और ऊपर में क्या चला जाएगा? T1 माइनस T2 ऊपर चला जाएगा, हाँ कि ना? जबकि T1 कम है T2 से, अभी बोल रहे हो ना। इस जगह को तुम जब सॉल्व करोगे तो हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको, इसको जब सॉल्व करोगे 1/T2 माइनस 1/T1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? कॉमन सेंस है ना, क्या आएगा? एलसीएम T1 T2, और यहां पर क्या आएगा? T1 माइनस T2 आएगा। तो जरा इसका रिजल्ट बताओ। हम कह रहे थे अभी कि T2 ज्यादा है T1 से, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या निकल करके आएगा? नेगेटिव निकल करके आएगा। इसका मतलब नेगेटिव इंटू दिस नेगेटिव, पॉजिटिव हो रहा है, आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इस चीज को आप ग्राफ से भी समझ सकते थे, लॉग का अगर ग्राफ आता है तो आसानी से बन जाएगा। बाकी आप इस तरह से भी मैथमेटिकली भी समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं, अगर इस चीज को हम उधर लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे लॉग K2, बताइएगा जरा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। अगर इसका आंसर लॉग K2 माइनस लॉग K1 का आंसर, इधर देखो ध्यान से, लॉग K2 माइनस लॉग K1 का आंसर अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन ज्यादा है? लॉग K2 की लॉग K1। अरे भाई 10 में से 9 घटाए होंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, अगर 9 में से 10 घटा देंगे तो नेगेटिव आता है आंसर। इसका मतलब लॉग K2 इज मोर देन लॉग K1। यस और नो? बहुत आसानी से समझ गए, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब आप कह सकते हो K2 इज मोर देन K1, कह सकते हो। इसका मतलब यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियसली यहां हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो। कौन सा टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। बट फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के लिए अभी आपने सारा बातें किया है, बोलो हाँ कि ना? यहां तक क्लियर है सभी को? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर चेंज इन हीट नेगेटिव हो, मतलब हीट जो है एवॉल्व हुआ है, मतलब यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे घट जा रहा है। रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एवॉल्व हो रहा है हीट, हाँ कि ना? आगे बात करते हैं। तो जरा बताइएगा, जैसे कि आपने इस चीज को जज किया उसी तरह से इस चीज को भी जज कर सकते हैं ना। लॉग K2 माइनस K1 क्या आ जाएगा? लॉग K2 माइनस लॉग K1 क्या आ जाएगा? बोले सर इसमें पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया था, तो ऑब्वियसली इसमें अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आएगा तो आप कह सकते हैं कि लॉग K2 का वैल्यू सर इस बार कम हो जाएगा लॉग K1 से, बोलो हाँ कि ना? उसी तरह से आप कह सकते हैं K2 कम हो जाएगा K1 से। K2 कम हो गया K1 से, मतलब हम कह रहे हैं कि जब अच्छा, ये किस टाइप का रिएक्शन है? हीट इज इवॉल्व्ड एक्सोथर्मिक, वो तो लिखे ही नहीं थे, यहां पे हम लिख देते हैं। जगह बड़ा कम हो रहा है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहां पर हम मिटा के थोड़ा सा लिख रहे हैं, यहाँ पे छोटा करके लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? K2 इज ग्रेटर देन K1 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर पहले नहीं लिखे थे तो अब भी नहीं लिखेंगे। एक्सोथर्मिक खाली लिख दिए, समझ गया? जगह की कमी है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेड यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन था वो क्या था? एंडोथर्मिक रिएक्शन था। एंडोथर्मिक के लिए यहां पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं वापस फिर से हम एक्सोथर्मिक में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? आपने टेम्परेचर को अगर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि T2 हमने मान लिया शुरुआत में, व्हाट इज T2 इज मोर देन T1, शुरुआत में ही मान लिया है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। देखिए K2 जो है कम है K1 से, तो याद रखिएगा अगर ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। क्या याद रहेगा ये बात? क्या याद रहेगा आप लोगों को ये बात? टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, किसमें? ना एक्सोथर्मिक में। और एंडोथर्मिक में ऑलरेडी बता चुके हैं, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। तो ये 3 केस आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए अलग से हमने ये बात को बताया। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो अगर हीट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। तो टेम्परेचर से रिलेटेड किस तरह से सवाल आ सकता है? इसी तरह से जो हम बता रहे हैं, पूछा जाएगा कि ये ऐसा कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए या घटा दिए तो क्या होगा। क्लियर है कि नहीं है? हो सकता है केमिकल रिएक्शन दे दे और आपको पहचानना पड़े पहले कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। फिर आपसे ये बात पूछ ले कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, तो बाद में कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? समझ में अगर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे ना, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े हैं उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये समझना जरूरी है। माना बाय द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द रिएक्शन, वो देखने जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना, जिसमें पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। केसी का एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, जिससे कम होने से या जिससे ज्यादा होने से आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। मतलब रिएक्शन किधर की ओर अभी चल रही है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ चल रही है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ वापस आ रही है, या दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस लगभग एप्रिसिएबल है, लगभग बराबर है, ये बताता है। तो वैल्यू यहां लिखा हुआ है, इफ केसी इज ग्रेटर देन 10⁻³ प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स। इफ केसी इज लेस देन 10⁻³ रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट। और अगर इफ केसी इज इन रेंज 10⁻³ टू 10⁻³ एप्रिसिएबल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। मतलब सर कुछ नहीं समझ में आया, वापस आइए, ध्यान दीजिए, सीखिएगा। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया है। मान लीजिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? यहां कह रहा है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाए, 10⁻³ से ज्यादा हो जाए, तो बताओ जरा, अगर ज्यादा है ये, अगर ये ज्यादा है तो क्या ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए कि रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए? बोलो, प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए बच्चा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए तो यहां लिखा हुआ पढ़ो, इफ केसी इज ग्रेटर देन 10⁻³ प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स का मतलब यह है कि रिएक्शन अभी रिएक्टेंट से किधर चल रहा है, प्रोडक्ट की ओर चल रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशंस ज्यादा मिलेंगे आपको। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप एक एरो डायग्राम से भी समझा सकते हैं, अभी थोड़ा देर में समझाते हैं इसी चीज को। आप देखिए यहां पे एक और डाटा दिया हुआ है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ से क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस देन 10⁻³ हो जाए। बच्चा ये कम कब होगा, ये कम कब होगा, ये कम कब होगा, जब ये कम होगा, प्रोडक्ट कम होगा और ये ज्यादा होगा। अरे भाई इन्वर्सली किसका, रिएक्टेंट का, और डायरेक्टली इसका। मतलब आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा जब P कम होगा, जब प्रोडक्ट कम होगा, या कह सकते हैं रिएक्टेंट जब ज्यादा होगा। रिएक्टेंट जब ज्यादा होगा इसका मतलब कौन ज्यादा, किधर आ रहा रिएक्शन, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ लिख रहा, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट। बोलिए समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? वैसे यहां पर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, बाकी थ्योरी बता दिया गया है। अगर इन दोनों के बीच में रहे, दोनों का वैल्यू मतलब 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में रहे, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस लगभग एप्रिसिएबल होते हैं। तो ये बताना मुश्किल होता है कि रिएक्शन जो है कहां पर जा रही है, प्रोडक्ट की तरफ जा रही है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रही है। आप कह सकते हैं इस समय इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। एरो डायग्राम से समझिए, देखिए ध्यान से, इधर हमने एक एरो बनाया समझाने के लिए। यहां पर वैल्यू हमने ले लिया 10⁻³
यहां पर हमने वैल्यू ले लिया 10⁻³ क्लियर है कि नहीं? अगर इन दोनों के बीच में है तो मस्त इक्विलिब्रियम है, मस्त इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या है, केसी का अगर वैल्यू हम लिख रहे हैं, केसी अगर इन दोनों के बीच में है तो मतलब क्या है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस एप्रिसिएबल हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए इस बात को क्लियर हो रहा है आप लोगों का? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए अगर 10⁻³ से ज्यादा है तो यहां पर बताया गया अगर 10⁻³ से ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, देखिए एरो दिखा रहा है आगे की तरफ, मतलब रिएक्शन ट्राई टू कंप्लीट। अरे अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा ना, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अगर 10⁻³ से केसी का वैल्यू कम है तो हमको लगता है कभी वो कंप्लीट नहीं होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन हार्डली अकर। अरे रिएक्शन बहुत दिक्कत से हो रहा है, ये कह सकते हैं हम। क्लियर है कि नहीं है? रिएक्शन बहुत दिक्कत से हो रहा है, इस जोन के लिए हम कह रहे हैं। इस जोन के लिए तो आप एप्रिसिएबल कह चुके हैं, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव एप्रिसिएबल कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस यहां पर लगभग क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं, नहीं बदल रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम ठीक ठाक चल रहा है। यहां बताना मुश्किल है कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगा या रिएक्शन नहीं होगा कंप्लीट, मतलब इधर के बारे में भी बताना मुश्किल है, उधर के बारे में भी बताना मुश्किल है। क्या आपको यह बात क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं अभी, पहले नाम सुन लीजिए, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन अभी किधर की ओर चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कि इक्विलिब्रियम में ही मेंटेन्ड है, ये आप ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में भी देखेंगे आगे जाकर के। सो आप इसका यूज अभी आप देख लीजिए तो आपके लिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आसान हो जाएगा। फिर कह दे रहे हैं तो डायरेक्शन हमें प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया है, यहां हमने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन कोशिएंट। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए क्या लिख रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, that is ratio of the concentration of product to that of the reactant is known as concentration quotient कहते हैं इसको, and is denoted by Q। क्या है देखिए ध्यान से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है, A और B मिल करके क्या बना रहा है, X और Y बना रहा है। चलिए ठीक है, लेट सपोज ये हो रहा है, तो क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कोशिएंट का मतलब क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन कोशिएंट जिसे आप क्या कह रहे हो, Q कह रहे हो। चूंकि कॉन्सेंट्रेशन है इस वजह से आप QC भी लिख सकते हो। लिखने का क्या तरीका है, तो यहां पे डायरेक्टली लिखा है क्या, रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पहले लिखिए, उसका गुना लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड में क्या करना है, जो रिएक्टेंट है टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको लिखिएगा, ए है और बी है। और आपको पहले से पता है कि अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो पावर में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोले सर ये तो आप केसी पढ़ाए थे, फिर क्यूसी बोल रहे हैं, फिर क्या दोनों में डिफरेंस है? भाई साहब हमने वहां पे केसी तब लिखा था और बताया था कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कब का कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम है तब का कॉन्सेंट्रेशन है, ये बताया था। और ये जो क्यूसी है ये तब का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एट इक्विलिब्रियम नहीं है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम नहीं है, एट एनी टाइम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि होना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, आपको समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखा हुआ है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखा हुआ है। इसी को क्या नाम देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कोशिएंट। कई बार इसे रिएक्शन कोशिएंट का भी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रिएक्शन कोशिएंट भी बोलते हैं। और रिएक्शन कोशिएंट लिखने का लिए रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा जरूरी नहीं है, ये भी बात कह दे रहे हैं हम क्लियरली।
लिख दें यहां पर, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary for QC to be at equilibrium. इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो तभी आप QC लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइम पे आप QC लिख सकते हैं, एट एनी टाइम, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। मतलब यहां पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसी भी टाइम पर है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल, ठीक है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, एनी टाइम है, किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है ये। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो सारे कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होता है, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। चलिए अब हम इसके हेल्प से रिएक्शन आगे की तरफ चल रहा है कि पीछे की तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड आ रहा है, ये समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? सुनिए, तो हम इसका केस बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 1, अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशिएंट, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कोशिएंट कह रहे हैं, दोनों बराबर हो जाए, हो सकता है कभी, हो सकता है। अगर बराबर हो जाए तो याद रखिएगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। हम पहला केस वही ले लेते हैं, अगर इफ ये जो QC का वैल्यू है कभी KC के बराबर आ जाए, जरूरी नहीं कि KC, हो सकता है KC या KP, अगर गैसियस फॉर्म में होगा तो KP भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जरूरी नहीं है कि KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, ऐसे लिख देते हैं, चलिए, ताकि आप घबराएं नहीं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा K इक्विलिब्रियम, जिसे आप KP और KC दोनों ही हो सकता है, तो आप क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ आप देख पाएंगे, ना बैकवर्ड देख पाएंगे, आप तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। नेचर डायनामिक होता है, बट यू कैन नॉट ऑब्जर्व द रिएक्शन कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। किसी का बढ़ता घटता नहीं, आपको पता है। जब इक्विलिब्रियम में होता है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। हम नहीं कह रहे हैं कि बराबर हो जाता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। बराबर नहीं, बराबर हो भी सकता है, लेकिन बराबर ही होगा जरूरी नहीं, लेकिन कांस्टेंट हो जाता है, बदलता नहीं है। सेकंड केस पर हम आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, मान के चलिए कि अगर QC ज्यादा हो, बच्चा ध्यान दो, इफ QC इज मोर देन KC। एक केस ये ले लेंगे, KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ KP और KC दोनों का बात हो रहा है। एक और केस लेते हैं एक ही बार में, ताकि दोनों समझ पाए, हाँ कि ना? एक और केस यहां पर ले लेते हैं, केस नंबर 3, दोनों को एक साथ समझ पाएंगे हम लोग। क्या, कौन सा केस होगा? अगर QC कम हो जाए, इफ QC इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, KC और KP, ये दोनों ही केस के लिए हम सोचेंगे। जरा बताइएगा, ये QC कब ज्यादा होगा? ये QC कब ज्यादा होगा? मतलब सर जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना? ऊपर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब QC इज मोर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? QC इज मोर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट पक्का, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पक्का ज्यादा है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रिएक्शन किधर आएगा? तुम बोल रहे हो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, यही तो समझना गलत है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर QC ज्यादा है, QC ज्यादा, अगर QC ज्यादा, हाँ एकदम सही बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स आएगा, पीछे आएगा। अगर QC ज्यादा है मतलब X और Y क्या है? ज्यादा है, और ये X और Y किधर जाने का कोशिश करेगा? A और B की तरफ जाने का कोशिश करेगा। X और Y जो है A और B की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। अरे कॉन्सेंट्रेशन लगभग एप्रिसिएबल होना चाहिए, एप्रिसिएबल लगभग बराबर, बराबर नहीं लगभग बराबर, कांस्टेंट हो जाता है कम से कम। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? रिवर्स होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो लिख सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। इसी तरह इस पे सोचिए, अगर QC कम है, QC कम है का मतलब क्या है? सर QC
QC अगर कम है तो प्रोडक्ट्स कम है, रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो ये रिएक्टेंट किधर जाने का कोशिश करेगा, प्रोडक्ट की तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि रिएक्टेंट इस समय ज्यादा है, प्रोडक्ट इस समय कम है, तो रिएक्टेंट ज्यादा जो है वो कम के तरफ, प्रोडक्ट की तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। याद रखिएगा इस बात को बच्चा। QC अगर ज्यादा है KC से या KP से, माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो पीछे आ जाएगा रिएक्शन। अगर QC कम है, KC ज्यादा है या KP ज्यादा है, तो उस समय रिएक्शन किधर जा रहा होगा, फॉरवर्ड जा रहा होगा। और अगर दोनों बराबर है तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। तो क्या आपको यह बात समझ में आ गया है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, किसी समय पे डायरेक्शन का रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है, ये बात हम इससे पता कर सकते हैं QC के हेल्प से, दैट इज रिएक्शन कोशिएंट या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन कोशिएंट। इसका मदद से हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने काफी सारा थ्योरी को कवर कर लिया है एंड फिर से कह रहे जाते जाते, दिस इज नॉट वन शॉट और गन शॉट, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनाया। सो हमारा टारगेट पहले ये होगा कि जो टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को आपके सामने रखा जाए। सो द वेरी नेक्स्ट वीडियो एंड द वेरी नेक्स्ट टॉपिक शुड बी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट कवर्ड टुडे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, बहुत लेंदी हो चुका है, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत डिटेल में अगर बातें करना होगा तो फिर लेंदी तो हो ही जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहा है, इसका मतलब आप डबल स्पीड से चीजों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।